Hello, dear students. Today we are going to start next topic of unit solution, and this topic is belong to colligative property. You know very well. Today's topic is depression in freezing point. Okay, so let's start. Depression in freezing point. आप सभी बच्चे जानते हो अच्छी तरह से when we dissolve a non-volatile solute in a solvent, then the vapor pressure of solvent decreases. As the vapor pressure of solvent decreases, depression, the freezing point also decreases. What is the reason behind this? चलिए इसको समझते हैं कि जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में, किसी लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ये तो आपको पता है। लेकिन उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्यों कमी आ जाती है? सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको पता है कि जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, ठीक है ना, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। यू कैन से 273 केल्विन टेम्परेचर, है ना। लेकिन जब आप उसमें चीनी को डिसॉल्व करेंगे, सुक्रोज को डिसॉल्व करेंगे, अगर आपने उसमें 1 मोल शुगर को डिसॉल्व कर दिया है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन नहीं होगा, बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर बोलेंगे तो अप्रोक्सीमेट -0.1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर अगर हम बात करें केल्विन में तो अप्रोक्सीमेट 272.9 केल्विन के आसपास उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो उसका अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, उससे भी कम टेम्परेचर पर जाकर के वो फ्रीज होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह होता है कि जब आप किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में आप डिसॉल्व करते हो, तो डिसॉल्व करने पर क्या है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, और अभी जब ये प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इन सभी मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, इनका अपना एक लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सभी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या हुआ, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच बीच में वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और जिसकी वजह से उनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाने से, और दूसरी बात, अपर लेयर पर नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाने से क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और जो अपर लेयर के नीचे के जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैं वहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के बीच में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ जाने से उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो फ्रीज होते हैं तो फ्रीज होने पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। लेकिन बीच में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आ गए तो उसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा और कम टेम्परेचर पर, मतलब और जब काइनेटिक एनर्जी उनकी और कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी, तब जाकर के वो फ्रीज होते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा, आप पहले भी इसको समझ चुके हैं जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो उसी तरह से इसका भी ग्राफ बनता है। देखिए ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पर क्या आएगा, वेपर प्रेशर आएगा, और एक्स एक्सिस पर हम किसको लेके आते हैं, टेम्परेचर को, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर यहां कहीं पर है, ठीक है ना, तो जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो यहां कहीं पर है। अगर हम इन दोनों से ऐसे मैच करें तो ये पॉइंट पर कहीं सॉल्वेंट लाई कर रहा होगा, और जब आप उसका
टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, और यहां आकर के कहीं पर वो क्या हो जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पर वो फ्रीज हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लिक्विड का या सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कैपिटल टी एफ नॉट, ठीक है ना। टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। नॉट का मीनिंग क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, जब उसमें कोई भी सॉल्यूट या कोई दूसरा लिक्विड नहीं मिक्स है, वो प्योर है, तो प्योर के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही आपने, ये तो कर्व किसके लिए हो गया, ये सॉल्वेंट के लिए हो गया। जब आपने क्या किया, उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो आपको पता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होकर के उसके मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे, और सरफेस पर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब उस कंडीशन में जब आप क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं फ्रीज करने के लिए, तो देखिए टेम्परेचर इधर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इधर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका जो है वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जा रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, और इस पॉइंट पर कहीं आकर के अब वो फ्रीज होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पर जब फ्रीज हो रहा है, तो यहां से हमने लिया, तो मान लीजिए ये क्या हो गया, टीएफ हो गया। ये क्या हो गया, टीएफ। बात समझ में आ रही है ना, ये टीएफ हो गया। तो यहां पर देखिए ये जो इतना गैप आया है, ये गैप क्या बताएगा, ये गैप बताएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ। ये किसके बराबर होगा, आपको पता है टीएफ नॉट आपका क्या है, ज्यादा है, और उसमें जब आप टीएफ को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल आएगा आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा था कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है, लेकिन जब हमने उसमें क्या किया, 1 मोल जो चीनी है, जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, उसको डिसॉल्व किया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 272.9 हो गया। तो टीएफ क्या हो गया, 272.9, टीएफ नॉट क्या हो गया, 273। अब जब इसमें इसको हमने सब्सट्रैक्ट किया तो कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर 0.1 आ गई। तो 0.1 क्या हो गया, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब ये जो एरिया है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक अगर हम लाइन खींचे, तो ये जो लाइन आ रही है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है कि पहले उसका ये फ्रीजिंग पॉइंट था, अब यहां पर फ्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं, लिक्विड को जब हम फ्रीज करते हैं, तो लिक्विड जो है वो सॉलिड की तरफ जाता है। लिक्विड को जब हम फ्रीज करते हैं तो लिक्विड सॉलिड की तरफ जाता है। इसी तरह से सॉलिड भी उस टेम्परेचर पर मेल्ट भी होता है, तो वो लिक्विड की तरफ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि जब कोई चीज फ्रीज होती है, कोई लिक्विड फ्रीज होता है, तो वहां पर दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। मतलब वो सॉलिडिफाई भी होने जा रहा होता है, और उधर उसका मेल्ट होकर के लिक्विड बनता है। तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब लिक्विड से सॉलिड बनने का रेट और सॉलिड से लिक्विड बनने का रेट ऑफ फ्रीजिंग दिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ मेल्टिंग। समझ रहे हैं ना, दोनों का रेट जब सेम हो जाएगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, दैट इज इक्विलिब्रियम। उसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। तो ये किसमें होगा, एट इक्विलिब्रियम पर होगा, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम। ध्यान रखेंगे ना, ठीक है ना। उसी इक्विलिब्रियम स्टेज पे ध्यान रखिएगा, उसी इक्विलिब्रियम स्टेज पर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना डिक्रीज हो जाए कि वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वहां पर वो फ्रीज होता है। अगर आपसे कहा जाए कि
डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो आप बताएंगे द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज। ठीक है ना, किसी सॉल्वेंट का या किसी लिक्विड का लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर के उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए ना? ठीक है ना? तो अब उसी से आपको समझना है कि जब वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली उससे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अब देखिए यहां पर आप लेट कर लीजिए कि लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज डेल्टा टी, freezing point of solvent is TF naught and freezing point of solution is TF, and we know very well the freezing point of solution, or you can say freezing point of liquid after adding non-volatile solute become lower than the freezing point of pure liquid। तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा टीएफ। दिस इज डेल्टा टीएफ। बस इसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ रखा है ना? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है आपसे, वो कहता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीवी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है ना? तो सेम यहां पर भी होता है, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मींस मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे मोलैलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, अपर सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी उतने ही ज्यादा होंगे। उस कंडीशन पे अपर सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे और जिससे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी और ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई? अब इसी इक्वेशन को ये किसने बताया था हमें, ये राउल्ट ने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, Raoult's law, the depression in freezing point is directly proportional to molality of the solution। ठीक है ना? तो डेल्टा TF is directly proportional to molality। Now remove proportion को आप रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। डेल्टा TF is equal to KF into M। ये KF क्या है, जैसे वहां पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था आपका जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, दिस इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी तरह से वहां पर जो एलिवेशन कांस्टेंट था उसको हम क्या कहते थे, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, आर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। अब आप ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं, एम की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर, तो जैसे एम की वैल्यू पुट करेंगे आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू पुट करिए तो क्या मिलेगा आपको, एम की वैल्यू चलिए नोट कर लेते हैं। एम इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था पिछले केस में, उसमें निकाला था हमने W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। M2 क्या है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसी को हम यहां पर पुट कर देंगे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2। ठीक है ना, अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, KF क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। इसी तरह से W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और जो M2 है ये क्या है? ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है आपको? उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।